हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं प्रतिभा खंडल स्वागत करती हूं आपका टॉप ऑफिसर्स क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हमने पिछली क्लास में पढ़ा था फसल चक्र के बारे में। आज हम पढ़ेंगे फसल चक्र के प्रकार और मिश्रित फसलों के बारे में। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, फसल चक्र मुख्यतः कितने प्रकार से होता है स्टूडेंट? 3 प्रकार से होता है। कौन कौन से फसल चक्र होते हैं? 1 वर्षीय फसल चक्र, द्विवर्षीय फसल चक्र और बहुवर्षीय फसल चक्र। देखिए, 1 वर्षीय फसल चक्र जो 1 वर्ष के लिए बनाया जाएगा, ठीक है। द्विवर्षीय फसल चक्र जो 2 वर्ष के लिए बनाया जाएगा, और बहुवर्षीय फसल जो 3 या 3 से अधिक जो होंगे उनके लिए बनाया जाएगा, 3 वर्षों से अधिक के लिए। तो आइए देखिए, 1 वर्षीय जो फसल चक्र है उसके अंदर कौन कौन से हमारे उदाहरण होंगे, ठीक है। देखिए, बाजरा, सरसों, तिल, गेहूं, मोठ गेहूं, गवार गेहूं, बाजरा के साथ आप गेहूं, मेथी, सरसों, ये जो है आपके होते हैं। उसके अलावा आप देखिए अरहर गेहूं, मूंगफली, अरहर गेहूं हो गया, मूंगफली गेहूं, चना, उड़द गेहूं हो गया आपका, सोयाबीन गेहूं हो गया, ज्वार, मूंगफली और गेहूं, चना, धान, जवार, मक्का, उसके साथ गेहूं। ये आपके क्या है? 1 वर्षीय जो फसल चक्र होंगे आपके, उनके उदाहरण है ये। द्विवर्षीय फसल चक्र में देखिए स्टूडेंट, गवार गेहूं, बाजरा और चना, मक्का गेहूं, उड़द, सरसों, कपास गेहूं, ग्वार गेहूं और सरसों, ठीक है, गेहूं सरसों। उसके अलावा अब देखिए आप आगे, बहुवर्षीय फसल जो चक्र होगा आपका, उसके उदाहरण क्या है? मक्का, गन्ना, धान, गेहूं, कपास, मेथी, गन्ना, धान। ये आपके जो है 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय जो फसल चक्र है उनके कुछ एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं मिश्रित फसल के बारे में, ठीक है। मिश्रित फसल क्या होती है स्टूडेंट, वो देखते हैं पहले। देखिए, एक ही ऋतु में एक ही खेत में एक साथ 2 या 2 से अधिक फसल बोना क्या कहलाता है? मिश्रित फसल कहलाता है। आप मिश्रित से शब्द से समझ रहे हो कि मिश्रित मतलब मिलाना। अब मिलाने में तो आप कम से कम तो 2 या 2 से तो अधिक होगी, उन्हीं चीज़ों को मिलाओगे, एक चीज़ को तो कैसे मिलाओगे? तो इस शब्द से हम क्या बना सकते हैं? इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं, भाई 2 या 2 से अधिक जो है फसलों को क्या है आपको उगाना है। अब क्या होता है, ये एक ही ऋतु में एक ही साथ एक ही खेत के अंदर 2 या 2 से अधिक जो है फसलों को अगर हम उगाएंगे तो वो क्या कहलाएगी? मिश्रित फसल कहलाएगी, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा ये। अब बात करते हैं मिश्रित फसलों के लिए शस्य मिश्रण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। यानी कि हम मिश्रित फसल के लिए कितने शस्य मिश्रण जो करेंगे हम कैसे कर सकते हैं? 2 प्रकार से कर सकते हैं। कौन कौन सा? पहला हो गया मिश्रित फसलें और दूसरा हो गया अंतःशस्य खेती, ठीक है स्टूडेंट। पहला कौन सा है? मिश्रित फसलें, और दूसरा कौन सा है? अंतःशस्य खेती। देखिए, पहला मिश्रित फसल क्या है? देखिए, इस शस्य मिश्रण में फसलों की बुआई व कटाई का समय एक सा रहता है। क्या रहता है? देखिए स्टूडेंट, जो मिश्रित फसल होगी उसमें जो समय होगा कटाई का और पकने का और बुआई का, सब क्या होगा? एक जैसा होता है, एक समय होता है। फसलों की बुआई व कटाई का समय क्या होता है? एक सा रहता है। बुआई से पूर्व सभी बीजों को एक साथ मिलाकर अथवा पंक्तियों में बुआई करते हैं। इसमें क्या किया जाता है? जो बीज होते हैं हमारे, उनको क्या करते हैं? मिला देते हैं और साथ में बुआई करते हैं, यानी मिलाकर बुआई करते हैं। या तो पंक्तियों में करेंगे या छिटक कर बुरक कर, जैसे भी वो बुआई करेंगे, लेकिन करते क्या है? एक साथ करते हैं और बीजों को क्या कर लेते हैं? मिला लेते हैं। उदाहरण क्या है इसका? चना प्लस सरसों। उसके अलावा गेहूं प्लस चना, मक्का प्लस उड़द, ये इसके उदाहरण है, ठीक है। ये हो गया आपकी मिश्रित फसलें। अब बात करते हैं अंतःशस्य खेती की। इस विधि में 2 या 2 से अधिक फसलों की बुआई, अब देखिए 2 या 2 से अधिक फसलें तो लेनी ही है, लेकिन क्या करते हैं? कतारों में की जाती है, ठीक है। इसमें मुख्य फसल की एक अथवा कई, इसी प्रकार सह फसलों की एक या ज्यादा कतारें लेना सह पद्धतियां कहलाती है, जो देश के विभिन्न भागों में अपनाई जाती है। इन सबका उद्देश्य शुद्ध फसल की तुलना में क्या होता है? सह फसल पद्धति से अधिकतम उपज प्राप्त करना होता है। पहली चीज, 2 या 2 से अधिक फसल लेंगे, पंक्तियों में बुआई करेंगे। उसके अलावा क्या करेंगे? हम करेंगे इसमें मुख्य फसल की तो एक अथवा कई पंक्तियां, ठीक है। इसमें क्या होता है? मुख्य फसल होती है, साथ में एक गौण फसल होती है, यानी मुख्य फसल और सूक्ष्म फसल बोल सकते हैं। गौण को जो मतलब मुख्य नहीं होगी, 2 प्रकार की फसलें लेंगे इसके अंदर, ठीक है। इसमें क्या होता है? आपकी जो मुख्य फसल है उसकी तो क्या करोगे आप? 2 या 2 से अधिक पंक्तियां ले लोगे, और जो आपकी गौण फसल है उसकी जो है कम पंक्तियां ले लोगे, है ना। इसी प्रकार सह फसलों की एक या ज्यादा कतारें लेना क्या कहलाता है? सह पद्धतियां
कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, दोबारा देखिए इसको एक बार कि इस विधि में 2 या 2 से अधिक फसलों की बुआई कतारों में की जाती है। ठीक है, इसमें मुख्य फसल की एक अथवा कई प्रकार की पंक्तियां बना सकते हो, उसी प्रकार सह फसल की भी आप क्या कर सकते हो, एक या ज्यादा कतारें ले सकते हो। ये क्या कहलाती है, सह पद्धतियां कहलाती है और इसी को क्या कहते हैं, हम अंतःशस्य खेती करते हैं। इस जो अंतःशस्य खेती होती है इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य शुद्ध बीज प्राप्त करना नहीं होता है, इसका उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या मिल सके, उपज प्राप्त हो सके। क्योंकि अगर मिश्रित फसल करेंगे हम तो आप ये तो जानते हो कि आपको शुद्ध बीज मिलना तो क्या होगा, असंभव होगा। ठीक है, ये तो आप जानते हो। ठीक है, अब इसमें क्या होगा आपको, लेकिन क्या होगी, उपज में तो क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये देखिए जो अंतःशस्य खेती होती है उसके कुछ प्रकार हैं, इन प्रकारों को हम देखते हैं। पहला देखिए आपका समांतर सह फसली खेती, इसके अंदर क्या होता है, देखिए समांतर सह फसली खेती में देखिए 2 फसलों को इस तरह साथ साथ उगाना है ताकि एक दूसरे के अंकुरण या संवर्धन पर कोई प्रभाव नहीं डाले। मतलब 2 फसलों को इस तरह से उगाएंगे कि अब एक दूसरे से कोई प्रतिस्पर्धा भी नहीं हो और एक दूसरे के ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव भी ना डाले। ठीक है, तथा दोनों में शून्य प्रतिस्पर्धा और साथ ही प्राकृतिक साधनों का समय व क्षेत्र के अनुरूप बेहतर ढंग से इस्तेमाल भी सुनिश्चित हो। इस पद्धति में ऐसी फसलें चुनी जाए कि तब जब तक मुख्य फसल पूर्ण बढ़वार पर आए तब तक सह फसल पककर कट जाए। देखिए समांतर सह फसली खेती, इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट, 2 या 2 से अधिक जो है फसलें ली जाती है। ठीक है, पहली फसल तो क्या होगी आपकी, अंकुरण पर या संवर्धन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े तथा दोनों में शून्य प्रतिस्पर्धा हो। देखिए इसके अंदर इस तरह से फसलों को उगाया जाता है कि वो एक दूसरे पर क्या नहीं करे, कोई भी प्रतिकूल प्रभाव ना डाले। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो आपको समझ में आ गई होगी लाइन। उसके अलावा क्या होता है कि ना इस पद्धतियों में ऐसी फसलें चुनी जाए जबकि मुख्य फसल यानी कि मतलब एक फसल जब पूर्ण बढ़वार हो जाए उसकी तो दूसरी तो क्या हो, पककर तैयार हो जाए। मतलब एक बढ़े तब तक दूसरी क्या हो जाए, आपकी पककर जो है तैयार हो जाए। मतलब उनका टाइमिंग जो होता है वो अलग अलग होना चाहिए, ये इसका मेन उद्देश्य है। जबकि आपने देखा होगा मिश्रित फसल में क्या कर रहे थे, मिश्रित फसल में एक ही समय पर बो रहे थे, उनकी बुआई और कटाई का समय क्या था, एक ही था। लेकिन जो हमारी ये समांतर सह फसली खेती होगी इसके अंदर जो बुआई और कटाई का समय वो क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा, कपास प्लस उड़द, मक्का प्लस उड़द और गन्ना प्लस गेहूं इसके एग्जाम्पल है। देखिए इस विधि में एक समांतर फसल दूसरी फसल पर कोई स्पष्ट प्रतिस्पर्धात्मक प्रभाव डाले बिना पक सकती है। मतलब एक दूसरे पर कोई भी जो है प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर ही क्या हो जाएगी, पक जाएगी। ये तो ये पहला आपका इसका प्रकार हो गया। दूसरा है आपका सहचरी फसल। देखिए सहचर फसलों में क्या होता है, अंतराशस्य में ऐसी फसलों का चुनाव करते हैं जिनकी उपज एकल फसल के समान ही प्राप्त होती है। ठीक है, मतलब अंतराशस्य में ऐसी फसलों का चुनाव करेंगे जो अगर हम एक फसल भी बोएंगे तो उससे भी उतनी उपज प्राप्त होगी। तो ये सहचर फसलें होती है आपकी, है ना। मक्का की 2 पंक्तियों के बीच क्या होगी, उड़द की 2 पंक्तियां एवं गन्ना प्लस आलू। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, जैसे 2 फसलें ले ली तो हम बराबर मात्रा में इसको बोते हैं। जैसे हमने क्या कर दिया यहाँ पे, जैसे मक्का की 2 पंक्तियां ले ली, उसके अलावा हमने क्या कर ली, उड़द की 2 पंक्तियां ले ली, मक्का प्लस उड़द की दोनों की 2-2 पंक्तियां लेगी तो हमको क्या होगा, दोनों का जो उपज है वो बराबर प्राप्त होगी। तो ये हो गई आपकी सहचर फसलें। अगली है आपकी रक्षक फसलें। रक्षक फसलों में क्या होता है स्टूडेंट, जो मुख्य फसल होती है उसको क्या बोया जाता है, जो खेत का बीचों बीच में बोया जाता है उसको मुख्य फसल को, और उसके चारों तरफ क्या किया जाता है, जो गौण फसल होगी, गौण फसल मतलब जो हम मुख्य फसल के बराबर नहीं ले रहे, गौण फसल की क्या करेंगे हम चारों ओर लगा देंगे उसके। ठीक है, तो इस वर्ग में मुख्य फसल को खेत के मध्य में बो देते हैं। मुख्य फसल की सुरक्षा के लिए उसके चारों ओर 10 से 15 पंक्तियां गौण फसल की बो देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगी, उसकी सुरक्षा हो जाएगी, यानी कि बाहरी जो कीट पतंगे आएंगे वो क्या करेंगे, उससे वो रक्षक जो फसलें होगी वो क्या करेगी, मुख्य फसलों की सुरक्षा करेगी। जैसे गन्ने की फसल के चारों ओर सनई या सोयाबीन के चारों ओर मक्के की खेती करना जो है रक्षक फसलों का उदाहरण है। ठीक है, ये रक्षक फसलें हो गई। अगला है सहायक अथवा वृद्धि कारक फसलें।
देखिए सहायक व वृद्धि कारक फसलों में क्या होता है, इस शस्य मिश्रण में मुख्य फसल की उपज बढ़ाने के लिए अन्य गौण फसलें उसमें मिला दी जाती है तथा मिश्रण की कुल उपज एकल फसलों की उपज से अधिक होती है। इसमें क्या होता है, मेन मुद्दा क्या होता है कि इसमें वृद्धि कारक फसलें होती है, मतलब अपन को क्या करना है, टोटल जो आपका प्रोडक्शन है उसमें क्या करनी है, बढ़ोतरी करनी है। ठीक है, तो कैसे बढ़ोतरी होगी, जैसे इस शस्य मिश्रण में मुख्य फसल की उपज बढ़ाने के लिए अन्य गौण फसलें मिला दी जाती है और मिश्रण की कुल उपज एकल फसलों की उपज से ज्यादा होती है। ये तो इसकी बात हो गई। अब इसमें उदाहरण क्या है, बरसीम के साथ सरसों की बुआई, मतलब जो आपकी बरसीम है उसके साथ क्या करो आप जो है सरसों की बुआई कर दो, यानी कि बरसीम की जब पहली कटाई होगी तब सरसों क्या हो जाएगी, पूर्ण बढ़वार पर हो जाएगी। तो मतलब जो चारे के लिए जो दोनों मिल जाएगी, तो उससे क्या होगा, आपकी जो चारे की अगर बढ़ोतरी आप चारे के अंदर करें तो उसमें क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो आपकी उपज में बढ़ोतरी हुई। तो इस तरीके से ये सहायक अथवा वृद्धि कारक फसलें हो गई। अगला है आपका पट्टीदार सह फसली खेती। इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए इस प्रकार की खेती में फसलों को कतारों में बोया जाता है, लेकिन इसमें अलग अलग खंड में अलग अलग किस्म की फसल की बुआई करते हैं। यह खेती उस स्थिति में अधिक उपयोग में आती है जहां ऊंची कद की फसलों को हवा और छाया का रुख ध्यान में रखते हुए समकोण पर पट्टियों को बोया जाता है। ठीक है, उदाहरण चुकंदर और सोयाबीन को छाया देने के लिए मक्का तथा टमाटर को छाया देने के लिए जई बोते हैं। इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट कि मतलब दो फसलों को इस प्रकार से बोया जाता है, जैसे एक तो बड़े कद की ले ली और दूसरी छोटे कद की ले ली। उसमें क्या होता है, जैसे किसी को छाया की जरूरत होगी तो वो जो बड़े कद वाली फसल होगी वो क्या करेगी, छोटे को छाया दे देगी या और अलग अलग प्रकार के जो है उसको प्रोवाइड करवाएगी। जैसे देखिए इसके उदाहरण आप समझ में आएगा, तो चुकंदर और सोयाबीन है ना, उसको छाया देने के लिए मक्का, मतलब इन दोनों को क्या होता है, छाया की जरूरत होती है। तो इसके लिए आप क्या करो, इनकी फसलों के साथ में आप क्या करो, मक्का की फसल उगा। उसी के अलावा टमाटर को अगर छाया की जरूरत है तो उसके साथ आप क्या करो, जई की बुआई करो। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या हो गई, आपकी पट्टीदार सह फसली खेती हो गई। अब बात करते हैं अविराम अंतःशस्य खेती की। देखिए शब्द से समझ में आ रहा होगा, अविराम। ठीक है, अविराम मतलब जो रुकेगा ही नहीं। ठीक है, अब देखिए इसमें लगातार फसलें बोई जाती है। वर्ष में कम से कम 4 फसलें ली जा सकती है। इसमें एक फसल के बाद दूसरी फसल उगाई जाती है, अर्थात पहली फसल की कटाई के तुरंत बाद ही दूसरी फसल बो देते हैं, या पहली फसल के पकने के समय ही दूसरी फसल बो देते हैं। इसमें यह भी होता है, सबसे पहले तो आप शब्द से समझिए, अविराम मतलब जो रुकेगा नहीं। रुकेगा नहीं मतलब लगातार चलता रहेगा। ठीक है, यानी कि मतलब लगातार इसमें फसलें बोई जाती है। कम से कम भी एक वर्ष में कितनी फसल ली जाती है, 4 फसलें ली जा सकती है। इसमें क्या होता है, जैसे ही पहली फसल की कटाई हुई तुरंत ही क्या कर दिया, बिना खेत का कुछ भी वो तैयारी के मतलब दूसरी फसल आप बो दोगे, या फिर मतलब उसका भी वेट नहीं करते, जैसे ही वो मतलब पक जाएगी आपकी पहली फसल, उसी के बीच में क्या कर देंगे, दूसरी फसल भी बो देंगे, उन्हीं के जो कतारें होंगी उनके बीच में। तो मतलब ये लगातार चलती रहती है। ठीक है, इसके उदाहरण देखिए आप, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों में धान पकने की अवस्था में चने की बुआई अथवा धान कटने के तुरंत बाद बरसीम की बुआई करते हैं। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब बात करते हैं बहुस्तरीय या बहुमंजलीय अंतःशस्य की। ठीक है, ये देखिए आप, यह पद्धति प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधों की तरह विभिन्न ऊंचाई वाले फसलों की तरह, लेकिन इसमें फसलों को ऐसे व्यवस्थित करते हैं कि अनेक स्तरों का लाभ हो। ठीक है, शस्त्रों का क्या हो, अनेक शस्त्रों को क्या हो, लाभ हो, जैसे हवा, प्रकाश, स्थान लिया जा सके। उदाहरण, अब देखिए इसको उदाहरण से समझिए आप, जैसे कोई बाग बगीचे टाइप जो होते हैं, कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो प्राकृतिक रूप से उगने वाले होते हैं या फिर हम उन्हें उगाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे नारियल का कोई बड़ा पेड़ है, अब नारियल का कोई बहुत सारे पेड़ मान लो आप, अब उसके बीच में क्या होगी, बहुत सारी जगह खाली होगी, क्योंकि उनकी ऊंचाई क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है नारियल के पेड़ की। अब वो जो खेत होगा उसमें क्या होगी, काफ़ी जगह जो है क्या होगी, ऐसे ही बची रहेगी। तो उस जगह को इस्तेमाल करते हुए उसमें क्या करो, आप खेती कर लो। उसी का ही है, जैसे नारियल के पूर्ण विकास में 4 से 7 वर्ष लग जाते हैं। कितना टाइम लग जाएगा, 4 से 7 साल लग जाएंगे। अतः नए नारियल के बगीचे अथवा पुराने नारियल के बगीचे में लौंग, काली मिर्च, अनानास आपस में अंतर्वर्ती फसल पद्धति के रूप में लिए जा सकते हैं। यानी कि उस जो एरिया बचा हमारा, क्योंकि वो इतना हाइट ज़्यादा होती है कि उसको तो मतलब वो किसी तरह से कोई दिक्कत पैदा करेगा ही नहीं। तो वो जो ज़मीन आपका जो बगीचा है या जहाँ भी आप उन पेड़ों को उगा रहे हो, वो जो जगह बची उसका आप इस्तेमाल क्या करो, दूसरी फसलों को उगाने में कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है आपका, लौंग, काली मिर्च, अनानास। ठीक है, ये सब आपके एग्जाम्पल
हो गए। तो ये क्या हो गई, बहुस्तरीय या बहुमंजिलीय अंतःसस्य का एग्जाम्पल था। ठीक है, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स मिश्रित और फसलोत्पादन अंतःसस्य, यानी कि जो हम इतनी देर से पढ़ रहे थे मिश्रित फसलें और अंतःसस्य खेती जो हम पढ़ रहे थे उसमें क्या अंतर है उसको अब एक बार में ही समझ लेंगे हम। देखिए, मिश्रित फसलोत्पादन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मौसम की किन्हीं भी विपरीत परिस्थितियों में जैसे बाढ़, सूखा व पाले की स्थिति में क्या कम से कम एक फसल प्राप्त करना हो। जो ये आपका मिश्रित है इसका मेन उद्देश्य क्या है कि कुछ भी हो जाए एक फसल तो हमको प्राप्त करनी है। ठीक है, क्यों मिश्रित फसलें बोते हैं, भाई क्या होता है बहुत बार कोई प्रतिकूल प्रक्रिया हो जाती है जैसे बाढ़ ही आ गया या सूखा पड़ गया या कुछ भी ऐसा हो गया तो क्या होती है फसल नष्ट हो जाती है। तो मतलब दोनों फसल नष्ट ना हो, कम से कम एक फसल तो हमारी बचे से इसका मेन उद्देश्य होता है। लेकिन जो आपकी अंतःसस्य है इसका उदाहरण क्या होता है कि सहफसली खेती का मुख्य उद्देश्य मुख्य फसल की दो पंक्तियों के बीच की जगह का उपयोग करना है। इसका उद्देश्य वो नहीं है कि आपको एक फसल तो मिले, इसका उद्देश्य कि भैया वो जो जगह बच रही है उसको कैसे इस्तेमाल करें। ठीक है, उसका तो कुछ ना कुछ तो है, वो ऐसे वेस्ट थोड़ी जाने देगा। तो ये क्या चाहता है कि वो जगह जो है बची रह जाए, अंतःसस्य ऐसा चाहेगा। दूसरा देखिए आप मिश्रित फसलोत्पादन में सभी फसलों को बराबरी का दर्जा ध्यान दिया जाता है, कोई फसल प्रमुख अथवा गौण नहीं होती, यानी मिश्रित फसल में भैया सब एक समान होंगे। मुख्य फसल गौण फसल नहीं होती, उसके अंदर सब बराबर है, आप सब इक्वल टाइप चलता है इसके अंदर। देखिए इसमें इस विधि में मुख्य फसल पर अधिक ध्यान दिया जाता है, यानी कि ये करता है, ये क्या करता है, ये भाई मुख्य फसल और गौण फसल करता है, इसके यहाँ पे है चलता है थोड़ा सिस्टम। अगला देखिए आप, लगभग सभी फसलें एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती है। मिश्रित फसल में क्या होगा, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा होगी, यानी कंपटीशन करती है मिश्रित फसलें। यहाँ प्रमुख एवं गौण फसलों में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। ठीक है, ये कंपटीशन नहीं करता, हम तो जैसे है वैसे चलेगा हमारा। अगला देखिए चौथा, इसमें फसलों के पकने की अवधि लगभग बराबर होती है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था मिश्रित फसलों के बीच क्या कर रहे हैं, मिलाकर एक साथ बो रहे थे। लेकिन इसमें क्या होता है, गौण फसल कम समय में पकने वाली होती है तथा इसको मुख्य फसल से काफी पहले ही काट लिया जाता है, यानी इन दोनों का जो समय होता है पकने का वो क्या होता है, अलग अलग होता है। लास्ट एंड फाइनल आपका है कि फसलों को छिड़क कर बोते हैं अथवा बीज मिलाकर कतारों में बोते हैं, लेकिन सभी फसलों की बुआई का समय एक ही होता है। यह भी बात मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि इसको क्या करते हैं, एक ही समय पे बोते हैं। देखिए दोनों फसलें अलग अलग कतारों में बोई जाती है, बुआई का समय एक भी हो सकता है अथवा नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं है एक साथ ही बो, अलग अलग भी बो सकते हो। मुख्य फसलों को गौण फसल से पहले बोते हैं, इसमें लेकिन ध्यान रखा जाता है कि जो आपकी मुख्य फसल है उसको क्या करोगे, आप गौण फसल से पहले बोगे ताकि जो पोषक तत्व वगैरह है जो आपकी मुख्य फसल है उसको ज़्यादा मात्रा में मिले। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की ये क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। आई होप आपको पूरा जो चैप्टर मैंने समझाया वो समझ में आया होगा। आज का टॉपिक मिश्रित फसल अंतःसस्य खेती के बारे में आपको सारा समझ में आया होगा। आप पढ़ते रहिए और ध्यान से पढ़िए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।